अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे दिए गए ये जो नोट्स हैं इनको अच्छी तरह से देख लें, इनको समझ लें, क्योंकि मेरा ख्याल है कि जब तक आप इन चीज़ों पे महारत हासिल नहीं कर सकते या जब तक आपके कॉन्सेप्ट जो हैं इन चीज़ों के बारे में क्लियर नहीं है, आप टेंसेस को अच्छी तरह से ठीक तरीके से समझ नहीं सकते हैं। और अगर बात करें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की, तो इसमें उर्दू और हिंदी में इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो इस तरह से होगी कि जो फ़िक्रात हैं आपके उर्दू में लिखे हुए या हिंदी में लिखे हुए, उनके आखिर में अगर गा, गी, गे वगैरह आ रहा है तो इसका मतलब है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में से ताल्लुक़ रखते हैं। और मैंने इसको रोमन में भी लिख दिया ताकि अगर किसी को उर्दू लैंग्वेज नहीं आती तो वो इसको समझ सके। लेकिन व्यूअर्स, मैं आपको हर वीडियो में ये बात समझाता होता हूँ कि ये जो हमने फार्मूला रखा होता है ना नेटिव लैंग्वेज के लिहाज से, कि आपकी जो भी नेटिव लैंग्वेज है, उर्दू है, हिंदी है या कोई और है, तो उसकी हम निशानी रख लेते हैं कि अगर ये चीज़ होगी तो फ्लां टेंस होगा, ये चीज़ होगी तो फ्लां टेंस होगा। ये कोई ऑथेंटिक तरीका नहीं है टेंसेस की आइडेंटिफिकेशन के लिए। ये तो जस्ट एक हम जो नए लोग होते हैं जिनको ज़्यादा समझ नहीं होती टेंसेस को, उनको फैसिलिटेट करने के लिए, उनको आसानी रहे, तो ये एक बना लेते हैं। बेसिक जो एक्चुअल जो तरीका है टेंसेस को आइडेंटिफाई करने का वो यही है कि आपको सेंटेंस की सेंस को समझना है। आपने ये वोट करना है कि मैसेज क्या कन्वे हो रहा है उसमें। इन शॉर्ट आपको यूजेज का पता होना चाहिए, टेंस के यूजेज का पता होना चाहिए कि ये कौन कौन सी सिचुएशन में यूज़ होता है। खैर, इसमें ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो ऐसे ऐसा ऐसा ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो अगर हम बात करें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के यूजेज की, इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस एन इंटेंशन। हाँ जी, जो आपकी नीयत है या जो इरादा है किसी फ्यूचर के काम के लिए, उसको एक्सप्रेस करने के लिए यूज होता है। डिटर्मिनेशन आप कह लें इंटेंशन की ही ये एक्सट्रीम फॉर्म है थोड़ी सी, ठीक है। आप कह लें कि ये थोड़ी सी उसकी सुपरलेटिव फॉर्म है। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है कि सिर्फ नीयत ही नहीं है, इरादा ही नहीं, बल्कि बहुत डटे हुए हैं आप अपने इरादे पे, मजबूत इरादा है। वोलिशन का मतलब यही है आपका कुछ शौरी इंतखाब है, इरादा है फ्यूचर के हवाले से। और एक्सपेक्टेशन, आप तो कर रहे हैं किसी चीज़ को करने की कि यार मैं ये काम करूँगा या इस तरह हो जाएगा, तो ये एक्सपेक्टेशन है फ्यूचर में। तो ये इसके लिए आप फ्यूचर आपका इंडेफिनिट टेंस यूज़ होगा। आगे एक और चीज़ है, विदाउट द डेफिनेशन ऑफ टाइम, यानी टाइम में इसका कॉन्सेप्ट नहीं होगा फ्यूचर में। जस्ट ये आपकी एक स्टेटमेंट होगी कि जी फ्यूचर में आप ये काम करने का इरादा रखते हैं या ये आपकी डिटर्मिनेशन है, लेकिन इसमें आप टाइम का नहीं पता होगा कि फ्यूचर में आप करेंगे, कब करेंगे, ये बात क्लियर नहीं है। इसीलिए सो कॉल्ड एज इनडेफिनेट, इसीलिए हम इसे इनडेफिनेट कहते हैं। इनडेफिनेट का मतलब है नॉट डेफिनेट। किस हवाले से डेफिनेट नहीं है? टाइम के हवाले से डेफिनेट नहीं है। जस्ट फ्यूचर के हवाले से आप एक स्टेटमेंट दे रहे हैं और कब वो काम होगा, वो एक्शन कब होगा, इसके बारे में कोई एक्सप्लेन नहीं कर रहे, इसीलिए हम इसे कहते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इट्स आल्सो रिगार्डेड एज फ्यूचर सिंपल टेंस। जी, इसको सिंपल टेंस भी कहते हैं, इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। और अगर हम इसके स्ट्रक्चर फार्मूला की बात करें तो बेसिक स्ट्रक्चर तो हमने समझनी होती है अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस की। बाकी जो 3 तरह के सेंटेंसेस हैं, क्योंकि टोटल 4 होते हैं, एक पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस है, फिर आपका होता है नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो अगर आपको इसकी बेसिक समझ आ जाती है पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस की, तो बाकी जो सेंटेंसेस की टाइप्स हैं उनको आप इजीली ड्राइव कर सकते हैं। तो चलें जी, इसकी स्ट्रक्चर को समझते हैं। सबसे पहले हम जरा सेंटेंस की बेसिक स्ट्रक्चर को जरा रिवाइज कर लें। हमें पता है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर होती है सेंटेंस की, उसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट कोई नाउन या प्रोनाउन होगा, ऑब्जेक्ट भी फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम नाउन ही होता है। और अगर आपका इंट्रांजिटिव वर्ब यूज हुआ है तो फिर आपका ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है। तो अब खैर, जोन सी मर्जी सिचुएशन हो, जोन सा मर्जी टेंस हो, जोन सा मर्जी जेंडर हो, जोन सा मर्जी नंबर हो, सिंगुलर और प्लूरल हो, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम जो है, नहीं सॉरी मैं गलत कह गया, जेंडर के लिहाज से तो वो प्रोनाउन चेंज हो जाएगा। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें कि टेंस के लिहाज से आपका जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, उसकी फॉर्म चेंज नहीं होती। टेंस के लिहाज से आपकी फॉर्म चेंज होती है वर्ब की, और अगर वर्ब के साथ कोई हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ तो उसकी। तो इट मीन्स कि हमने जब टेंसेस को डिफ्रेंशिएट करना है तो वर्ब और हेल्पिंग वर्ब जो है उनकी फॉर्म्स के हवाले से डिफ्रेंशिएट करना है। यानी डिफरेंट टेंस जो हैं उनमें फ़र्क जो है वो वर्ब की फॉर्म्स का ही होगा। और इनफैक्ट जो टेंस है, टेंस को अगर हम डिफाइन करें तो ये वर्ब का सब टॉपिक ही है, यानी टेंस वर्ब की फॉर्म ही होते हैं। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का तो हमें मसला ही नहीं है। जब भी हमने किसी टेंस की स्ट्रक्चर की बात करनी है तो हमने एक्चुअल में ये देखना होता है कि उसके अंदर वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी और हेल्पिंग वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी। तो इस सेंटेंस की अगर हम स्ट्रक्चर देखें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की, तो सबसे पहले सब्जेक्ट है जी,
उसके बाद शेल होगा या विल होगा। अब किसी जगह पे शेल होगा, किसी जगह पे विल होगा, ये भी आपको आगे जाके बताते हैं। अच्छा जी, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। इन शॉर्ट चार चीजें हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ये तो अंडरस्टूड है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी चारों तरह के सेंटेंसेस में, ले जी मसला ही खत्म हो गया। और हेल्पिंग वर्ब या शैल होगा या विल होगा, हेल्पिंग वर्ब शैल होगा या विल होगा। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी या बेस फॉर्म जिसे भी आप कहते हैं वो यूज होगी तमाम तरह के सेंटेंसेस के अंदर। अच्छा जी, आप बात करते हैं हम शैल एंड विल की। शैल इज यूज विद द फर्स्ट पर्सन वेयर विल इज यूज विद सेकंड एंड थर्ड पर्सन। आपको पता तीन तरह के पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन है आई वी है, और सेकंड पर्सन यू है, और थर्ड पर्सन है ही शी इट या कोई सिंगुलर आपका नाउन है। तो फर्स्ट पर्सन के साथ आप शैल यूज करते हैं, और आपका जो सेकंड एंड थर्ड पर्सन उसके लिए ये विल यूज करते हैं। ये एक जनरल रूल है, लेकिन ये कोई पेट रूल नहीं है। आप कह लें कि इसमें बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है मॉडर्न इंग्लिश के अंदर। अच्छा, इसमें एक बात आपको बता दूं कि विल में आल्सो बी यूज विद फर्स्ट पर्सन टू एक्सप्रेस डिटर्मिनेशन। ये पर्सन मैं गलत लिखना भूल गया स्पेलिंग। फर्स्ट पर्सन जो है उसके साथ हमें पता है आई और वी के साथ हम शेल यूज करते हैं, लेकिन जब हमने डिटर्मिनेशन को शो करना होता है तो फिर हम विल भी यूज कर सकते हैं, यानी आई विल आई या वी विल। देखिए शेल यूज कर रहे हैं, शेल हो रहा है जनरल। आपको इसमें ऐसे ही कह लें कि जब आप इंटेंशन को शो कर रहे हैं तो आई और वी के साथ आप शेल लगाएंगे। जब आप डिटर्मिनेशन को शो कर रहे हैं कि ये मैं काम करूंगा ही करूंगा, हर हाल में करूंगा, मेरा बहुत पक्का इरादा है, मैं ये करके ही रहूंगा, तो फिर उसके लिए विल यूज करते हैं। अच्छा, वैसे मैं आपको बात बता रहा था कि जो आपकी मॉडर्न इंग्लिश है इसके अंदर अब जो है ना बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है। तकरीबन तमाम तरह के पर्सन्स के साथ जो है विल यूज होता है। शेल का यूज जो है वो बहुत कम होता जा रहा है, ना होने के बराबर है। यानी आप कह सकते हैं कि अगर आप शेल को छोड़ भी दें तो अगर आप विल से ही सारे सेंटेंसेस बना लें तो तब भी ये आपका ठीक ही होगा। लेकिन वैसे ग्रामर के रूल्स में क्योंकि चलता आ रहा है एक सिलसिला, एक जर्नल है कि हम ये कहते हैं कि जो हमारा फर्स्ट पर्सन है उसके साथ हम शेल यूज करते हैं, और जब हमने उसकी डिटर्मिनेशन को शो करना है तो फिर वहां पे विल यूज करते हैं। अच्छा, शेल और विल जो है इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, वो जब हम मॉडल वर्ब्स को स्टडी करेंगे उसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा। शेल और विल जो है ये बेसिकली मॉडल वर्ब्स भी हैं। तो यहाँ पे भी टेंसेस के लिहाज से हमने उस साइड पे नहीं जाना वरना लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। बस अभी यहाँ पे यही रखें, जितनी इन्फॉर्मेशन आपको मैंने दे दी है यहाँ तक ही है जी। तो अब हम बात करते हैं इसके सेंटेंसेस की। तो चलें देखते हैं जी। आई शैल या विल। अब देखिए ना, शैल या विल मैंने दोनों लगाए हुए हैं कि आप शैल भी लगा सकते हैं, विल भी लगा सकते हैं। पक्का इरादा है तो विल है, अगर मतलब आपने एक थोड़ी बहुत इंटेंशन है तो शैल है। तो आई शैल या आई विल राइट अ लेटर, मैं खत लिखूंगा। अब यहाँ पे आई देख लें सब्जेक्ट है, शैल या विल है, राइट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, अ लेटर जो है ये ऑब्जेक्ट हो गया है। इसी तरह वी शैल आर विल राइट अ लेटर, हम खत लिखेंगे। तो व्यूअर्स, ये मैंने अब आपको बताया कि ये जो स्ट्रक्चर कैसे यूज हुई है। मैं ये चाहता हूँ कि चारों तरह के सेंटेंसेस हैं, अगर हम इनकी स्ट्रक्चर को पहले डिस्कस कर लें सबके तो इजी हो जाएगा, क्योंकि जब आप कंपैरेटिवली चीज़ों को लेकर चलते हैं ना तो उनको समझना भी आसान हो जाता है और फिर वो आप भूलते भी नहीं। तो ये हमारी बेसिक स्ट्रक्चर आपके सामने है पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस की। अब हम नेगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो बहुत ईजी है, जस्ट आपने नॉट लगाना है। नॉट कहाँ पे लगाना है? शैल और विल के बाद लगा देना है। नॉट लगाने के लिए मैंने आपको यूनिवर्सल रूल बताया हुआ है पहले भी कि नेगेटिव बनाने के लिए हम सेंटेंस के अंदर नॉट ऐड करते हैं। अब नॉट की पोजीशन को अगर इधर उधर कर दिया आपने, सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा और स्टूडेंट्स करते भी हैं। तो उसके लिए यूनिवर्सल रूल है, वो आप याद रख लें, कभी भी आपकी नॉट की पोजीशन दोबारा गलत नहीं होगी। वो ये है कि अगर आपके सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो आपने सब्जेक्ट के फौरन बाद बिल्कुल सब्जेक्ट के साथ आपने नॉट लगाना है नेगेटिव बनाने के लिए। और अगर हेल्पिंग वर्ब है तो फिर हेल्पिंग वर्ब के बिल्कुल फौरन, बिल्कुल साथ उसके इमीडिएटली, ठीक है, आपने नॉट लगाना है। और अगर आपका हेल्पिंग वर्ब 2 वर्ड्स पर मुश्तमिल है, यानी एक से ज्यादा वर्ड्स पर मुश्तमिल है, तो फिर आपने जहन में रखना है कि आपने पहले वर्ड के, पहला जो हेल्पिंग वर्ब का जो पहला वर्ड होगा उसके साथ आपने नॉट लगाना है। ये ना हो कि हेल्पिंग वर्ब 2 वर्ड्स पे, जैसे हैव बीन होता है तो बीन के बाद नॉट को ले जी, हैव और बीन के दरमियान में होगा नॉट, यानी पहले वर्ड के बाद आपने नॉट रखना है और इसी पोजीशन को रिटेन करना है। जब आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है और उसके लिए हेल्पिंग वर्ब को लेके जाते हैं सब्जेक्ट से पहले, तो तब भी अगर हेल्पिंग वर्ब आपका 2 वर्ड्स पर मुश्तमिल है तो आपने पहले को लेकर जाना है, दोनों को पीछे नहीं लेकर चले जाना। ये पिछले सेंटेंस में समझाया, आगे जो सेंटेंसेस आ रहे हैं उनमें भी हम समझेंगे। अब यहाँ पे तो हेल्पिंग वर्ब जो है ही एक वर्ड पर मुश्तमिल जी, जस्ट ये रूल आपने याद रखना है। तो अब आप देख सकते हैं इस स्ट्रक्चर में और इस स्ट्रक्चर में क्या फर्क है, सिर्फ यही फर्क है कि शैल और विल के बिल्कुल साथ आपने नॉट को ऐड कर दिए जी। अब हम देखें इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव में वही चीज है कि ये आपका बेसिक सेंटेंस है, तो इसमें आपने शैल और विल को, यानी जो हेल्पिंग वर्ब है उसको
सब्जेक्ट से पहले ले जाना, तो ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। एक चीज़ आपने इजाफी ऐड कर लेनी कि इसके अंदर साइन ऑफ इंट्रोगेशन आखिर में डाल देनी। तो देख लें इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, जैसे यही है कि शैल विल वहाँ पे सब्जेक्ट के बाद है, यहाँ पे सब्जेक्ट से पहले चला गया। अब बात करते हैं हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की। तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि ये जो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसको जब आपने ड्राइव करना हो तो आप इसको अफर्मेटिव सेंटेंस से ड्राइव किया करें, और जो आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है इसको आप नेगेटिव सेंटेंस से ड्राइव किया करें। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल वाली बात नहीं है। ये मैं इसलिए कहता हूँ कि ये आपके लिए ईजी रहेगा, क्योंकि इन दोनों की स्ट्रक्चर मिलती जुलती है और इन दोनों की स्ट्रक्चर मिलती जुलती है, ये भी आपको पता चल जाएगा। देखिए, जब हमने अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव बनाना था तो क्या चेंज किया है कि हमने शैल और विल को उठा के सब्जेक्ट से पहले ले गए, पीछे साइन ऑफ इंट्रोगेशन डाल दिए। अब हमने इंट्रोगेटिव नेगेटिव को जब बनाना है नेगेटिव सेंटेंस से, तो क्या चेंज करना है, बिल्कुल वही चेंज करना है जो हमने ऊपर किया है, यानी कि इसमें से हमने शैल और विल को उठा के सब्जेक्ट से पहले ले जाना, बाकी सेंटेंस वैसे रहेगा, एंड पे साइन ऑफ इंट्रोगेशन आ जाएगा। अब इसको और इसको आप कंपेयर करें तो देखें जरा, शैल विल सब्जेक्ट नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन, उसमें ये था कि ये शैल और विल सब्जेक्ट के साथ और बाद में नॉट था। और ये बात ध्यान में रखनी है कि जब आपने नेगेटिव से इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो नॉट को आपने नहीं छेड़ना, आपने जस्ट सब्जेक्ट से पहले शैल एंड विल को ले जाना है, ठीक है। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए भी रूल याद रख लें कि आपने सब्जेक्ट से पहले सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को लेकर जाना है और किसी चीज़ को नहीं छोड़ना, और हेल्पिंग वर्ब में भी जो हेल्पिंग वर्ब अगर दो वर्ड्स पर मुश्किल है तो पहले वर्ड को लेकर जाना है, ठीक है। तो कभी भी आप गलती नहीं करेंगे। आप देख लें इसको और इसको कंपेयर करके कि इसमें जस्ट हमने सब्जेक्ट के बाद जो शैल और विल आ रहा था उसको निकाल के हम स्टार्ट में ले गए। तो ये जो मैंने आपको कहा है कि इसको इससे ड्राइव किया करें और इसको इससे ड्राइव किया करें, ये आपकी सहूलत के लिए। आप चाहें तो पहले से ही सारे ड्राइव कर सकते हैं, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। और जब आपकी प्रैक्टिस हो जाती है बहुत ज़्यादा तो फिर आपको इतना सोचना नहीं पड़ता, रिस्पॉन्स आपका ऑटोमेटिक हो जाता है, इतनी बारीकियों में आपको नहीं जाना पड़ता। नहीं, स्ट्रक्चर मैंने आपको समझा दिया। मेरा ख्याल है आप सेंटेंसेस तो आप खुद भी बना सकते हैं, लेकिन चलें थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं एक मरतबा रीड करके। फर्स्ट पर्सन का मैंने आपको बता दिया था। अगर हम अच्छा, ये जो स्मॉल मैंने लिखा हुआ है एस और स्मॉल पी, ये रेड कलर में, इसका मतलब होता है सिंगुलर और नीचे वाले का प्लूरल। जैसे सेकंड पर्सन है, ये सिंगुलर और ये प्लूरल है, तो सिंगुलर और प्लूरल में स्ट्रक्चर सेम ही होती है। सेकंड पर्सन में आप एक बंदे को मुखातिब कर रहे हैं, 10 बंदों को मुखातिब कर रहे हैं, यू ही होगा। तो यू विल राइट अ लेटर, आप खत लिखेंगे, यू विल राइट अ लेटर, आप खत लिखेंगे। सिंगुलर प्लूरल दोनों में सेम ही आएगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करें, शी विल राइट अ लेटर, वो खत लिखेगी, ही विल राइट अ लेटर, वो खत लिखेगा। आलिया विल राइट अ लेटर, आलिया खत लिखेगी। जी, आलिया की जगह कोई भी नाउन हो सकता है, अली भी हो सकता है, अहमद भी हो सकता है, जिशान भी हो सकता है, एनीवन एल्स। सो इट विल प्ले विद बॉल, ये बॉल के साथ खेलेगी। अब यहाँ पे खत वाली बात इट के साथ इसलिए नहीं की क्योंकि इट जो है ये किसी बेजान चीज़ को ज़ाहिर करता है या किसी जानवर को, और जानवर खत तो नहीं लिख सकता, गेंद से खेल सकता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे गेंद का जिक्र कर दिया। मेल हो या फीमेल हो, इट ही यूज होगा। अगर थर्ड पर्सन प्लूरल की बात करें, दे विल राइट अ लेटर, वो खत लिखेंगे। अहमद एंड फयाज विल राइट अ लेटर, अहमद और फयाज अब दो बंदे मिल गए हैं, नो डाउट अकेले के लिए वो सिंगुलर है, जब दोनों इकट्ठे हुए तो वो प्लूरल बन गया। आगे आ गया जी हमारा नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर, हमने डिस्कस कर लिया है। फर्स्ट पर्सन की बात करें, आई शैल या आई विल नॉट राइट अ लेटर, मैं खत नहीं लिखूंगा। वी शैल या वी विल नॉट राइट अ लेटर, हम खत नहीं लिखेंगे। यू विल नॉट राइट लेटर, आप खत नहीं लिखेंगे। शी विल नॉट राइट अ लेटर, ही विल नॉट राइट अ लेटर, आली विल नॉट राइट अ लेटर, इट विल नॉट प्ले विद द बॉल। जी सी नॉट आ गया सब में। अगर थर्ड पर्सन की बात करें, दी विल नॉट राइट अ लेटर, वो खत नहीं लिखेंगे। आमद एंड फयाज विल नॉट राइट अ लेटर, आमद और फयाज खत नहीं लिखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें, विल होगा या शैल होगा, आई राइट अ लेटर, क्या मैं खत लिखूंगा, ये सिंगुलर था। अगर प्लूरल में बात करें, शैल विल राइट अ लेटर, क्या हम खत लिखेंगे। ये शैल हो सकता है, विल हो सकता है, ये भी ध्यान में रखना है। बात जो स्टूडेंट्स हैं बिल्कुल नए होते हैं वो दोनों लगा देते हैं, ये साथ में आपको पता स्लैश नजर आ रही है, इसका मतलब होता है और। जी, विल यू राइट अ लेटर, क्या आप खत लिखेंगे, सिंगुलर में भी वही है। विल यू राइट अ लेटर, क्या आप खत लिखेंगे, प्लूरल में भी वही है। विल शी राइट अ लेटर, क्या वो खत लिखेगी। विल ही राइट अ लेटर, क्या वो खत लिखेगा। विल आलिया राइट अ लेटर, क्या आलिया खत लिखेगी। विल इट प्ले विद बॉल, क्या ये बॉल के साथ खेलेगी। अगर प्लूरल में आए थर्ड पर्सन प्लूरल में, विल दे राइट अ लेटर, क्या वो खत लिखेंगे। विल फयाज और अहमद राइट अ लेटर, क्या फयाज और अहमद खत लिखेंगे। अब आ गया जी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर फार्मूला, हमने डिस्कस कर लिया। सेंटेंसेस को डिस्कस करते हैं। कुछ लोगों के जहन में ये आ सकता है कि सर ये जो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब हम नेगेटिव का मतलब है आप इनकार कर रहे हैं, किसी बात को, स्टेटमेंट को निगेट कर रहे हैं। इंट्रोगेटिव का मतलब आप क्वेश्चन कर रहे हैं, तो बात तो पूरी हो जाती है। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या, ये सवालिया मनफी क्या है। देखें जी, बात ये है कि जब आप कोई ऐसा क्वेश्चन किसी से पूछते हैं जिसमें आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि अगला बंदा आपको नेगेटिव में रिप्लाई करेगा, तो फिर वो क्वेश्चन जो होता है वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव फॉर्म में होता है कि आप सवाल तो कर रहे हैं लेकिन साथ में आप एक्सपेक्ट भी करेंगे अगला बंदा ना में जवाब देगा। जैसे मैं कहता हूँ कि यार तुमने असाइनमेंट मुकम्मल की नहीं है,
तो इसका मतलब ये है कि एक्चुअल में चाह मैं ये रहा हूँ कि अगला बंदा मुझे यही रिप्लाई करे कि हाँ यार मैंने असाइनमेंट जो है वो मुकम्मल नहीं की। तो इसलिए इंट्रोगेटिव, नेगेटिव या सवालिया मनफी जो है सेंटेंसेस यूज होते हैं। चलें इनको रीड कर लेते हैं। शैल विल आई नॉट राइट अ लेटर, क्या मैं खत नहीं लिखूंगा। शैल विल नॉट राइट अ लेटर, क्या हम खत नहीं लिखेंगे। विल यू नॉट राइट अ लेटर, क्या आप खत नहीं लिखोगे। विल शी नॉट राइट अ लेटर, क्या वो खत नहीं लिखेगी। विल ही नॉट राइट अ लेटर। विल आलिया नॉट राइट अ लेटर। विल इट नॉट प्ले विद द बॉल, क्या ये बॉल के साथ नहीं खेलेगी। थर्ड पर्सन प्लूरल में आ जाए। विल दे नॉट राइट अ लेटर, क्या वो खत नहीं लिखेंगे। विल अहमद एंड फयाज नॉट राइट अ लेटर, क्या अहमद और फयाज खत नहीं लिखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि वैसे इस टेंस के अंदर ये गागी वाली जो फिलॉसफी है ना, ये तकरीबन पूरी उतर ही रही है। जब भी हम ट्रांसलेट करते हैं तो हर सेंटेंस के आखिर में गा गी या गे ही आ रहा है। तो व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देख लेने के बाद आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जो कॉन्सेप्ट है अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा। अब मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।